मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारतीय राजनीति के इतिहास में साल 2014 से 2026 का दौर एक नए कीर्तिमान का गवाह बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 12 वर्षों तक देश के शीर्ष पद पर रहकर पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जहां देश भर में बीजेपी इस उपलब्धि का जश्न मना रही है, वहीं पिछले 12 सालों का इतिहास गवाह है कि इस मोदी युग में बड़े निर्णयों के विरोध में विपक्ष ने शब्दों की मर्यादाओं को कई बार तार तार किया है। नीतिगत विरोध से लेकर व्यक्तिगत और अभद्र टिप्पणियों तक विपक्ष हमेशा पीएम मोदी पर हमलावर रहा है। आइए एक नजर डालते हैं साल 2014 से 2026 की इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी पर विपक्ष के 12 सबसे बड़े हमलों पर। साल 2016 में पीएम मोदी ने काले धन और जाली नोटों को रोकने के लिए 500 और 1000 के नोट बंद किए। मोदी सरकार के फैसले का विरोध करते हुए पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने राज्यसभा में इसे संगठित लूट और कानूनी डाका कहा और राहुल गांधी ने इसे आम जनता और छोटे व्यापारियों को तबाह करने वाली नीति बताया। उरी हमले के खिलाफ साल 2016 में भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की और पीओके में आतंकी लॉन्च पैड पर कड़ी कार्रवाई की। विपक्ष ने एक सुर में इसका विरोध करते हुए प्रधानमंत्री पर निशाना साधा और सरकार पर खून की दलाली करने और राजनीति के लिए सेना का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। साल 2017 में पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने एक देश एक टैक्स की नीति के तहत जीएसटी लागू किया, जिसका कांग्रेस ने विरोध किया और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे जटिल कर ढांचा बताते हुए गब्बर सिंह टैक्स का नाम दिया और कहा कि ये छोटे व्यापारियों को खत्म करने की साजिश है। साल 2019 में मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA लागू किया, जिसके तहत 3 पड़ोसी देशों के प्रताड़ित गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का फैसला लिया गया। विपक्षी दलों ने इसका विरोध करते हुए इसे असंवैधानिक और विभाजनकारी बताया। मोदी सरकार ने साल 2019 में धारा 370 हटाकर जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जे को खत्म किया और एक देश एक संविधान को लागू किया। कांग्रेस पार्टी समेत कई विपक्षी दलों ने इसका विरोध करते हुए इसे संसदीय लोकतंत्र का कत्ल और कश्मीरियों की स्वायत्तता पर डाका बताया। मोदी सरकार साल 2019 में 3 तलाक के खिलाफ कानून लेकर आई और मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत 3 तलाक को अपराध घोषित किया। विपक्ष ने इस पर हमला करते हुए इसे सिविल मामले को क्रिमिनल बनाकर मुस्लिम पुरुषों को प्रताड़ित करने का राजनीतिक कदम बताया। साल 2019 में पुलवामा हमले के बाद पीएम मोदी के मार्गदर्शन में बालाकोट एयर स्ट्राइक की गई, जिसमें जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी शिविरों पर वायुसेना ने हमला किया। विपक्षी दलों खासकर कांग्रेस ने तीखा हमला करते हुए स्ट्राइक पर सवाल उठाए और मारे गए आतंकियों के सबूत मांगे। मोदी सरकार ने वायुसेना को मजबूत करने के लिए साल 2018-19 में राफेल समझौता किया, जिसमें फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन कंपनी से 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदे जाने थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस डील पर सवाल उठाए और चुनावों के दौरान चौकीदार चोर है का नारा दिया। साल 2020 में कोरोना महामारी को रोकने के लिए मोदी सरकार ने देश भर में लॉकडाउन लागू किया। विपक्ष ने इस पर हमला करते हुए इसे बिना तैयारी का तुगलकी फैसला बताया। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार ने साल 2025 में 20 साल पुराने मनरेगा का नाम बदलकर VBG रामजी बिल लागू किया, जिसमें कार्य दिवस 100 से बढ़ाकर 125 किए गए। प्रियंका गांधी वाड्रा और विपक्ष ने सरकार पर महात्मा गांधी का नाम हटाने और अधिकार आधारित ढांचे को कमजोर करने का आरोप लगाया। अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में मई 2025 में तीनों सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी जवाबी कार्रवाई की और पाकिस्तान में घुसकर कई आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने अमेरिका के दबाव में अचानक युद्ध विराम कर दिया। मोदी सरकार अप्रैल 2026 में संसद के विशेष सत्र में नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम लेकर आई,
जिसके तहत लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने और सीटें बढ़ाने का प्रावधान था। लेकिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव समेत सभी विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया, जिसकी वजह से ये बिल पारित न हो सका और महिलाएं अधिकार से वंचित रह गयीं। जाहिर है कि बीते 12 वर्षों के दौरान जहां प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विकसित और आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में कड़े फैसले किए गए, वहीं विपक्ष ने उनका समर्थन करने के बजाय हर बार कड़ा विरोध जताया और मोदी सरकार पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ा। क्या ममता बनर्जी की कांग्रेस में वापसी होगी? क्या ममता बनर्जी टीएमसी का कांग्रेस में विलय करेंगी? सियासी गलियारों में इन दिनों ये सवाल खूब उठ रहे हैं। कई नेताओं का कहना है कि सियासत में कुछ भी संभव है। इसी बीच पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष शुभंकर सरकार के एक बयान ने सियासी पारा बढ़ा दिया है। शुभंकर सरकार का कहना है कि राजनीति संभावनाओं की कला है। जो भी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है, वो पार्टी में शामिल हो सकता है। दरअसल पिछले दिनों दिल्ली में ममता बनर्जी और सोनिया गांधी की मुलाकात के साथ साथ राहुल गांधी और अभिषेक बनर्जी की भी मीटिंग हुई थी। इन मुलाकातों के बाद विलय की खबरें तेज हो गयी और अब शुभंकर सरकार के बयान के बाद सियासी पारा चढ़ गया है। जहां टीएमसी नेता कुछ भी साफ नहीं कह रहे हैं, वहीं कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि गांधीवादी सोच के सभी नेताओं का कांग्रेस में स्वागत है। इन जो गांधीवादी सोच के लोग हैं, संवैधानिक संस्थानों को बचाने की मुहिम कर ले, संविधान पे जो बचाने की जो मुहिम में अगर वो शामिल होना चाहे, तो हर लोगों का कांग्रेस का स्वागत है। एक चीज तो तय है कि आज की डेट में श्री राहुल गांधी जी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अरुणाचल से लेकर के राजकोट तक सार्वदेशिक रूप से भारतीय जनता पार्टी से लड़ने का काम कर रहे हैं। उन्होंने अलग जगाई है। आज की डेट में इंडिया गठबंधन जो है एक सामूहिक नेतृत्व में, जिसमें राहुल गांधी जी नेतृत्व कर रहे हैं, वो अपने आप में एक बेहतर काम कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार को उखाड़ने का काम कर रहा है। वहीं मंत्री दिलीप घोष का कहना है कि कांग्रेस को गाली देते थे और कांग्रेस को साइन बोर्ड कहते थे। आज वो खुद ही साइन बोर्ड बन गए हैं और कांग्रेस से सहारा ले रहे हैं। कांग्रेस से निकली पार्टी कांग्रेस में ही मिल जाती है, यही परंपरा रही है और उनकी भी बारी आ गई है। अब तो मजबूरी में महात्मा गांधी जो कांग्रेस को गाली देते थे, कांग्रेस को साइन बोर्ड बताते थे, आज खुद साइन बोर्ड बन गए और कांग्रेस से सहारा ले रहे हैं। कांग्रेस से निकले हुए सारे पार्टियां कांग्रेस में मिल जाती हैं, यही परंपरा रही है। इनकी भी बारी आ गई। ममता बनर्जी ने 1998 में कांग्रेस से निकाले जाने के बाद ही टीएमसी की स्थापना की थी। अब सवाल यही है कि 2026 में पश्चिम बंगाल की सत्ता से जाने के बाद ममता बनर्जी क्या कदम उठाती हैं। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का बड़ा फैसला, मेडिकल कॉलेजों में बनेगा धर्मांतर रोकथाम सेल। यूपी के मेडिकल कॉलेजों में धर्मांतर का खेल खत्म होने वाला है। यूपी की राज्यपाल और कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने सभी संस्थानों में धर्मांतर रोकथाम सेल गठित करने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में अब धर्मांतर से जुड़े मामलों की रोकथाम के लिए विशेष निगरानी व्यवस्था बनाई जाएगी। इस आदेश के बाद सभी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में धर्मांतर को रोकने के लिए विशेष सेल गठित किया जाएगा, जो छात्रों, रेजिडेंट डॉक्टरों और कर्मचारियों के बीच जागरूकता अभियान चलाएगा और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर सतर्क नजर रखेगा। जहां बीजेपी ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के फैसले का स्वागत किया है, वहीं सपा योगी सरकार को घेर रही है। जो धर्मांतरण का धंधा है, चाहे वो फेक, फंडेड और फोर्सफुल धर्मांतरण का धंधा है, धन बल के आधार पर, धौंस के आधार पर या धमकी के आधार पर जो धर्मांतरण का धंधा है, उस धंधे को रुकना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए सारे उपाय करने की ज़रूरत है। आनंदीबेन पटेल तो फैसले पे दस्तखत करती हैं और सरकार का फैसला होगा। जब कोई ड्राफ्ट वगैरह सामने आएगा तो पता लगेगा क्या फैसला सरकार ने किया है, क्या दिया है, और अगर सदन में आता तो शायद विपक्ष के लोगों को पता होता। वहीं कांग्रेस का कहना है कि राज्यपाल को भी योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर यकीन नहीं रह गया है, इसीलिए ऐसे निर्देश दिए जा रहे हैं।
ये ऑलरेडी पुलिस के हाथ में है। पुलिस के पास ऐसा जो है कानून भी है। फोर्सफुल रिलीजन कोई बदल नहीं सकता किसी का, फोर्सफुली कोई मजबूर नहीं कर सकता किसी को जबरदस्ती कि वो अपना धर्मांतरण करे। ये ऑलरेडी पुलिस के उसमें है, इसमें कोई नया कानून बनाने की आवश्यकता नहीं थी, कोई नया रूल्स जारी करने की जरूरत नहीं थी, और विशेषकर मेडिकल कॉलेज के लिए ऐसे कोई व्यवस्था की जरूरत नहीं थी। लेकिन इस कानून के माध्यम से जो व्यक्तिगत रूप से अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता है, कोई भी धर्म, बुद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, कोई भी अपनाना चाहता है, तो उसमें उसको रोकथाम भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें अपने धर्म का प्रोफेस करने के लिए पूरी आज़ादी है, संविधान ने दी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को के 9 साल रहने पर भी अगर इस तरीके के सेल बनाए जाने की आवश्यकता पड़ रही है आनंदीबेन पटेल जी को, तो निश्चित तौर पर ये स्पष्ट करता है कि यहाँ पर कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। राज्यपाल जी को भी उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कानून व्यवस्था पर यकीन नहीं रह गया। राज्यपाल जी को चाहिए कि ऐसी रिपोर्ट राष्ट्रपति महोदय को भेजें और इस सरकार को बर्खास्त करें। वहीं शिया धर्मगुरु सैयद सैफ अब्बास का कहना है कि कोई भी कमेटी बने लेकिन वो निष्पक्ष जांच करे। जबरन जिस तरीके से धर्मांतरण की बात है, मैं समझता हूँ इस्लाम इसकी मजम्मत भी करता है और इस्लाम में इसकी कोई परमिशन भी नहीं है कि इस तरीके से हो। अब देखना चाहिए कि ये जो धर्मांतरण की बातें कर रहे हैं, अब शिक्षा संस्थानों में पहले दोस्तियाँ होती हैं, उसके बाद अगर उन दोस्तियों में कोई नाइत्तेफाकी होती है तो सीधा सीधा ये इल्ज़ाम लगता है कि धर्मांतरण है। वैसे जो हमारे देश की जो गवर्नर साहिबा हैं, उन्होंने अगर ऐसा कानून बनाया है, शिक्षा संस्थानों में बिल्कुल हर तरह की खराबियों को रोकने के लिए कमेटियां गठित होना चाहिए, इसमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन कोई भी कमेटी बने वो निष्पक्ष ये जांच करे कि वाकईन इसमें जबरन धर्मांतरण का मामला है या इसके अंदर कोई दूसरा मामला। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के निर्देश के बाद प्रदेश भर में चिकित्सा संस्थानों में निगरानी व्यवस्था को और सख्त करने की तैयारी तेज हो गई है। सरकार का उद्देश्य छात्र छात्राओं की सुरक्षा और मानसिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है। ममता बनर्जी के हाथ से पश्चिम बंगाल की सत्ता क्या गई, एक एक करके अपने बेगाने होने लगे। सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव के बाद राज्यसभा में टीएमसी का तीसरा विकेट भी गिर गया है। अब प्रकाश चिक बड़ाइक ने पार्टी और राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। साफ तौर पर कहें तो ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लगा है। वहीं इस्तीफा देने के बाद प्रकाश चिक का कहना है कि उन्होंने बंगाल के लोगों के जनादेश को देखते हुए इस्तीफा दिया है। बंगाल का जो मैंडेट आया, इस मैंडेट को देखते हुए मैं भी अपना पद से इस्तीफा दिया। पश्चिम बंगाल राज्य के माननीय मुख्यमंत्री अब जो आदेश देंगे उस अनुसार से हम लोग काम करेंगे। पिछले 4 दिनों में 3 राज्यसभा सांसदों ने ममता का साथ छोड़ा है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए राज्यसभा में टीएमसी की स्थिति भी बता देते हैं। पहले राज्यसभा में टीएमसी सांसदों की संख्या 13 थी, जो अब 10 रह गई है। सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और अब प्रकाश चिक ने इस्तीफा दे दिया है। वहीं बीजेपी ममता बनर्जी पर निशाना साध रही है और आत्मचिंतन करने की नसीहत दे रही है। सारे भेद खुल गए, राजदार न रहा। तो जब इस झूठ के झुनझुने और झांसे के झाड़ का जो है वो इसी तरह का जो है वो झटके पे झटका खा रहा है, तो निश्चित तौर से आपको दिखाई पड़ेगा कि किस तरह से, क्योंकि ये जो दीदी का घर था वो जब से भतीजे का घरौंदा बना तब से उसमें जो है वो कन्फ्लिक्ट भी दिखाई पड़ता है, कन्फ्यूज़न भी दिखाई पड़ता है, कोताहल भी दिखाई पड़ता है। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि ये जो इनको आत्मचिंतन करना होगा कि किस तरह से इनकी अहंकार, इनकी अराजकता और इनका जो है वो अति आत्मविश्वास इनको जो है इनकी खटिया खड़ी और बिस्तरा गोल कर रहा है। टीएमसी में भारी उथल पुथल जारी है। अब तक टीएमसी के लोकसभा में 28 में से 20 और राज्यसभा में 13 में से 3 सांसद यानी कुल 23 सांसद टूट चुके हैं। वहीं बंगाल के 80 में से 58 टीएमसी विधायक अलग गुट बना चुके हैं। ममता बनर्जी के पास अब सिर्फ करीब 22 विधायक हैं,
और 18 सांसद बचे हैं। अब देखना होगा कि ममता बनर्जी अपनी नैया को कैसे बचाती हैं। वाराणसी में बुलडोजर एक्शन जारी है। दाल मंडी पुनर्विकास परियोजना के अंतर्गत 11 जून को 12 और मकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। ये सभी मकान पीडब्ल्यूडी की ओर से मुआवजा प्राप्त भवन स्वामियों के हैं। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी के सिंह ने जानकारी दी कि अब तक कुल 132 मकानों का ध्वस्तीकरण पूरा किया जा चुका है। अभी लगभग 50 भवन और गिराए जाने हैं। जून के अंत तक पूरी कार्रवाई समाप्त कर ली जाएगी। इस कार्रवाई को लेकर एसीपी अतुल अंजान और पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिशासी अभियंता के सिंह ने जानकारी दी। सुनिए। तो ये ध्वस्तीकरण के क्रम में आज 12 भवन चिन्हित हैं जो कि पीडब्ल्यूडी की कार्रवाई है, जिसमें से 5 भवन स्वयं भवन मालिकों के द्वारा तोड़े जा रहे हैं और शेष पे कार्रवाई प्रारंभ होने वाली है। पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं, फोर्स डिप्लॉय की गई है, बैरिकेडिंग की गई है, ड्रोन से मॉनिटरिंग की जा रही है। तो सभी उपाय किए गए हैं और लगातार ध्वस्तीकरण का कार्य चल रहा है। धार्मिक स्थलों से भी जो उनकी कमेटीज़ हैं, उनसे जो है प्रशासनिक स्तर पर लगातार वार्ता चल रही है और इस वार्ता के क्रम में शीघ्र ही उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। आज ये 12 मकानों के रजिस्ट्री की कार्रवाई पूर्ण हो चुकी थी, उनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है। सुरक्षा व्यवस्था सही है, इसमें पुलिस तैनात भी है अंदर। मस्जिद जो है प्रशासन लगातार बात कर रहा है और मस्जिदों पे हम क्षतिपूर्ति का पैसा देंगे और जो है जो भी डिसाइड होगा क्षतिपूर्ति उनका। 181 भवन है, 181 में से आज का कंसीडर करेंगे तो 132 भवन होंगे। दाल मंडी पुनर्विकास परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र में यातायात की स्थिति को बेहतर बनाना है। इस परियोजना के तहत सड़क को चौड़ा करने के साथ साथ आसपास के क्षेत्र का सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा। अधिकारियों का मानना है कि इस परियोजना से स्थानीय निवासियों को भी लाभ होगा, क्योंकि इससे क्षेत्र में विकास की संभावनाएं बढ़ेंगी। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज हर कदम आपके साथ।